अब आई लव यू बोलना ना एक वैसे एक ऐसे ही एक्टिविटी हो गई है जिसके पीछे सोचा ही नहीं जाता और आई लव यू बोल दिया बट वो लव नहीं होता। वो लव नहीं होता। लव एक एक डीप थॉट है, एक डीप प्रोसेस है। ऑलमोस्ट 80% बच्चे सेक्सुअल एब्यूज का शिकार हैं। 80%। इमोशनल इंटेलिजेंस और सेक्स एजुकेशन और डिसीजन मेकिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करें, इन सब चीज़ों को डालना ज़रूरी है। कैसे हम अपने पार्टनर के साथ रहें, उनको ये रहना सिखाना ज़रूरी है। पेरेंट्स को सबसे पहले ये अवेयर होना ज़रूरी है कि इस टाइप की एजुकेशन भी है और इस और टाइप ये की चीजें देना हो रही हैं। और ये एजुकेशन देना गलत बात नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और आज हमारे शो में एक बार फिर से स्वागत करेंगे सरिता वर्मा जी का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शी इज़ माइंडसेट कोच एंड इमोशनल इंटेलिजेंस कोच। वार्म वेलकम मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल एंड टॉक विद आयुष में। थैंक यू दोबारा आयुष। आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने दोबारा बुलाया तो हम दोबारा आ गए। कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। मैम, आज का टॉपिक हमारा बहुत कुछ कहने वाला है। हम लोग आज फिर एक बार फिर से लोगों की प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे और लोगों की प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे एग्जैक्टली। कि एक आम आदमी अपने रोज़ के जीवन में किन किन तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, किन किन फियर्स को, किन किन चीज़ों को फेस कर रहा है। उन चीज़ों पे आज हम पूरी तरह से बात करेंगे, कैसे वो डिसीजन नहीं ले पाता है। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मैम कि डिसीजन मेकिंग स्किल जो होती है, इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। देखो आयुष, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और डिसीजन मेकिंग स्किल ना डायरेक्ट आपको सक्सेस से लिंक करता है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। हम सक्सेस को अपना हम सक्सेस को एज ए डेफिनेशन देखें तो हम सही से तभी डिफाइन कर पाएंगे तब जब हमने अपने पास्ट में सही डिसीजन लिए होंगे। करेक्ट। तो डिसीजन मेकिंग एक ऐसी स्किल है जो आपकी डेस्टिनी को शेप करती है। हम किसी भी रिज़ल्ट पे पहुंच जाते हैं कि हमने कोई ऐसा काम किया या हमसे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई, फिर हमने वो मिस्टेक एक्सेप्ट तो कर ली लेकिन हमने डाल दी उस पे कि ये तो मेरी डेस्टिनी में शायद ऑलरेडी प्लान था। कई बार होता है ना गलती ऐसा। हम करते हैं हाँ, और डेस्टिनी को जिम्मेदारी दे देते डेस्टिनी को ब्लेम कर देते हैं, हैं ब्लेम कर देते या हैं, फिर हम किसी और पर्सन को ब्लेम कर देते हैं। खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खुद को हम ये नहीं मानते कि शायद मेरे ही डिसीज़न में कहीं कमी थी। तो जो ये डिसीज़न मेकिंग स्किल है बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ना इक्वली इम्पॉर्टेंट है एट एवरी एज। हम सबके लिए इक्वली हम इम्पोर्टेंट सबके है। लिए। कैसे हाँ, इम्प्रूव करें लोग डिसीजन मेकिंग? इससे पहले हम ये जानें कि व्हाट इज़ डिसीज़न मेकिंग। सही समय पर सही जानकारी के साथ सही आधार पर अपनी वैल्यूज़ और अपने गोल को अलाइन करते हुए वहाँ तक पहुँचने का जो एक क्रिएटिव आइडिया होता है और उस पे काम करना होता है, वही आपका डिसीजन मेकिंग स्किल है। करेक्ट। और डिसीजन मेकिंग स्किल एक चॉइस नहीं है, एक डायरेक्शन है, क्योंकि ये आपको हर हर फेज़ में चाहिए। सपोज़ कि आप चाइल्डहुड में हैं, वहाँ पर आपके डिसीज़न कौन लेता है? मोस्टली पेरेंट्स। डिसीज़न पेरेंट्स लेते हैं। फिर आप थोड़ा-सा और बड़े हुए, यूथ में आए, स्टूडेंट्स, आप स्कूल में आए, तो वहाँ पर भी 50% डिसीजंस वह हम लेने लगते है ना, हैं। हम लेने लगते हैं। करियर का डिसीज़न होता है, वो हम्म, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो करियर आप आज चूज़ करेंगे, वही आपका हमेशा वो करियर बनने वाला है। करेक्ट। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसका डिसीज़न का सही समय पर अपनी सही सही पर्सपेक्टिव के साथ और सही माइंडसेट के साथ इसको हम लेके चलें। एक और डिसीज़न होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, और एडल्टहुड में जाते हैं जब हम, लाइफ पार्टनर चूज़ करने का डिसीज़न बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बहुत बार यही इम्पोर्टेंट। स्पॉइल कर देता है बहुत। पूरी जिंदगी खराब कर देता कई है। बार ये बहुत अच्छा भी, अगर आपने अच्छा डिसीज़न लिया है सोच समझ के या इस पे आपने खुद को ट्रेन करके और एजुकेट करके लिया है, तो शायद ये अच्छा भी प्रूव हो सकता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना और उससे बाहर निकलने का डिसीज़न, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
मैम इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, मतलब एक होता है ना क्विक डिसीजन मेकिंग, जैसे कुछ लोगों की तारीफ जब की जाती है तो कहा जाता है कि वो बहुत क्विक डिसीजन लेता है, बिल्कुल होता है। तो सही क्या होता है, क्विक डिसीजन लेना कि सोच समझ के डिसीजन लेना? देखो, सही तो सोच समझ कर डिसीज़न लेना ही है, लेकिन ये जो क्विक डिसीज़न है, वो ही लोग ले पाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस में है ये बहुत नहीं है। फास्ट सोचना। हाँ, वो फ़ास्ट फॉरवर्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ उनका पिछला एक्सपीरियंस काम करता है हम्म, और लोगों के एक्सपीरियंस से भी वो सीख रहे होते हैं। तो वो क्विक डिसीज़न बहुत हेल्पफुल भी होता है कई बार, लेकिन हाँ, जैसे कुछ मैंने कहा कि अगर हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, वहाँ से निकलने का डिसीज़न, या लाइफ पार्टनर जैसे के डिसीज़न पे अगर हम क्विक डिसीज़न ले लें, तो वो हार्मफुल भी हो सकता है। कई बार हम बिज़नेस में डिसीज़न लेते हैं, वहाँ पर अगर हम गलती कर दें, तो हमें नुकसान बहुत करेगा। सारे लॉसेस हो जाते हैं। कई बार हेल्थ के डिसीजंस भी हमें लेने पड़ते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट होकर, जहाँ पे हमें डिसिप्लिन को सबसे मेन सेंटर उस पे रखना पड़ता है। कई बार हम डेली रूटीन के डिसीजन लेते हैं, क्योंकि एक एक थ्योरी है इसके लिए कि हम एक दिन में हमारा ब्रेन 35,000 से ज़्यादा डिसीजन लेता है। एक दिन में हमारा ब्रेन ब्रेन 35,000 से ज़्यादा डिसीजन ज़्यादा लेता है, डिसीजन कैसे लेता मैम है। इतने काम हो जाते हैं दिन में? काम नहीं होते हैं, हाँ। वो छोटे-छोटे डिसीजन। अब उसमें देखिए, उसमें रेशो क्या है, उसमें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का एक रेशो है। कुछ डिसीज़न हमारे कॉन्शियस माइंड लेता है, कुछ डिसीज़न हमारे सबकॉन्शियस में रहते हैं। अब सोचो कि मैं इसको कैसे, अब आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड डिसीज़न वो होते हैं जैसे कि जिसके हम यूज़ टू हो गए। हम मॉर्निंग में उठे और हम बाथरूम में गए, हमें अपने ब्रश पे कितना टूथपेस्ट लगाना है, कितना पेस्ट निकालना है, उसके हम डेली यूज़ टू हो चुके हैं, आदत हो चुकी है तो पता आदत नहीं हो चल रहा है चुकी कि है। कोई डिसीजन ले रहा है। जबकि ये डिसीज़न है हम्म, कि हमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मॉर्निंग से। ये हम उस प्रैक्टिस को अपने माइंड को इतना यूज़ टू करा लेते हैं कि वो डिसीज़न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। फिर उनको आपको डेली सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की आगे ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी ना कभी तो आपने इसे सीखा होगा, छोटे-छोटे डिसीज़न मेक करना। ऐसे ही अगर हम अपने डेली लाइफ़ में देखें कि अगर आपको अपने ऑफ़िस के लिए कोई प्रेज़ेंटेशन बनानी है, क्या वो आपका सबकॉन्शियस माइंड वाला डिसीज़न होगा या कॉन्शियस माइंड वाला होगा? कॉन्शियस माइंड वाला। क्योंकि उसमें आपको स्टडी करना है, हम्म, आपको उसके बारे में सोचना है, फिर आपको अपनी प्रेज़ेंटेशन को रिप्रेज़ेंट करना है, फिर एक उसमें आपको कुछ सेल्फ डाउट और फ़ियर जैसे जो फैक्टर आएँगे, उनसे भी लड़ना है, फिर आपको कहीं न कहीं डिसीज़न पे पहुँचना है। तो ये बहुत मैटर करता है कि हमारे जो 35,000 डिसीज़न हैं, हम अगर उस पे काम करें कि हमारे कुछ हार्ड डिसीज़न्स भी हैं ना लाइफ़ के, वो हम इस तरह से उसको अपनी लाइफ में एंटर करा दें कि उसके इतने यूज़ टू हो जाएँ, क्योंकि हमारा ब्रेन वही पैटर्न फ़ॉलो करता है जो हम उसको देते हैं। तो अगर हमने उसको ऐसे बना दिया कि ठीक है, गुड डिसीज़न और बैड डिसीज़न में डिफ़रेंस समझ में आ गया हम्म, और हम इसी पे काम हम करते रहें, प्रैक्टिस, रिपिटेशंस, ये आपके डिसीज़न को बेटर क्वालिटी करते हैं। करेक्ट। और ये स्किल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? देखिए, लाइफ की क्वालिटी इक्वल टू डिसीजन की क्वालिटी। क्योंकि आपको लाइफ में अगर कोई एनालाइज कर रहा है तो वो डिसीजन मेक ही होगा कि आपने कैसे डिसीजन अपनी लाइफ में लिए। गलत डिसीजन इक्वल टू रिग्रेट, स्ट्रेस एंड गिल्ट। मानते हैं ये चीज़ कि गलत डिसीजन अगर आपने लिया तो फिर आपको रिग्रेट होना ही है। रिग्रेट होता ही है, फिर कहीं ना कहीं आपको वो गिल्ट परेशान करता है। हाँ, मतलब वो रह जाता सेल्फ है ना गिल्ट, एक हाँ। सेल्फ गिल्ट। हाँ, या फिर लोग ही फील करा देते हैं कि हाँ, ये आपका गलत डिसीजन था। और सही डिसीजन मीन्स क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड ग्रोथ। ये है कि आपका डिसीजन मेकिंग जो स्किल है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। करेक्ट है। क्योंकि ये आपकी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करता है, आपके फ्यूचर में सक्सेस डिसाइड करता है।
और अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डिसीजन मेकिंग स्किल है, ये हम इम्प्रूव कैसे करें, जो आपने अभी क्वेश्चन किया। जी। डिसीजन लेने में हमारे ब्रेन का रोल है, ब्रेन वर्सेस माइंड, ब्रेन दोनों का। वर्सेस माइंड, ये 2 चीज़ें अलग-अलग आप डिफाइन करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूँगी। वैसे तो ब्रेन एंड माइंड दे बोथ आर डीपली इंटरकनेक्टेड, ये अलग नहीं है। अब मैं इसको कैसे अलग करके समझाना चाहूँगी, क्योंकि आप अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, जी, वहाँ पे आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक सीपीयू होता है, जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जी, वहीं से वो कंट्रोल होता है। करेक्ट है। जो उसमें फीड किया जाएगा वही आपको इन्फॉर्मेशन उसके फीडबैक में मिलती रहेंगी, यानी जी, कि जो आपने उसमें दिया वही आपको मिलने वाला है। हाँ, वो डिज़ाइन बार बार चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर कमांड। सेम हमारी बॉडी में ये जो ब्रेन है ना, ये भी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी बॉडी का। ओके। ब्रेन इज ए टेंजिबल एंड फिजिकल पार्ट। ब्रेन फिज़िकल पार्ट है। ब्रेन फिजिकल पार्ट है जो हमारे हेड में, हमारी स्कल में सिचुएटेड है, ओके, जिसे टच किया जा सकता है, जहाँ पर हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स सेल्स हैं, जो एक नर्वस सिस्टम को, जी, पूरा नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन का, वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब उसमें सॉफ्टवेयर क्या है? वो सॉफ्टवेयर है माइंड, माइंड। करेक्ट, वो उसका फंक्शन डिसाइड करता है। माइंड इज़ ए फंक्शन ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन जैसे लॉजिकल थिंकिंग पर काम करता है। हुँ, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक उसका पार्ट है जो ब्रेन को लॉजिकल थिंकिंग दे रहा है, प्लानिंग दे रहा है, या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस दे रहा है। करेक्ट, ब्रेन का एक और पार्ट है एमिगडाला, एक आमंड शेप पार्ट होता है। एमिगडाला से हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं। ओके। हमारे एमिगडाला अगर ओवर एक्टिवेट हो जाए तो वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। अगर ओवर एक्टिवेट हो जाए तो? ओवर एक्टिवेट हो जाए तो ओके, एड्रेनलिन, कॉर्टिजोल, जो हमारी बॉडी को किसी ना किसी, कहीं ना कहीं फिजिकल डिजीज की तरफ ले जाते हैं। ओके, तो हमारे ये ब्रेन के, फिजिकल ब्रेन के पार्ट हैं। अब हम करेक्ट, बात करें अगर हम माइंड की, माइंड हमारा साइकोलॉजिकल पार्ट है, हुँ, जहाँ से हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस और हमारी मेमोरीज, हमारा सबकॉन्शियस, ये सब जुड़ा होता है। हाँ, है ये दोनों ही इंटर रिलेटेड। ब्रेन और माइंड मिलके ही अगर वो दोनों अलाइन है तो वो अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। अगर वो अलाइन नहीं है, यानी कि अब मैं इस अलाइन की बात करती हूँ, जैसे एक लड़की को ये एहसास हुआ या ब्रेन ने कहा कि वो लड़की का जो रिलेशनशिप, जिस वो रिलेशनशिप में है, वो टॉक्सिक है। हुँ। ब्रेन ने उसको सिग्नल दे दिया कि वो टॉक्सिक है। अब वो माइंड वहाँ पे काम करेगा कि उससे माइंड, डिसीज़न क्या लेना है। हाँ, माइंड क्या कह रहा है उसको कि वो टॉक्सिक है, बट माइंड में उसके अटैचमेंट वाला इमोशन दिया, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, माइंड कई चीज़ें दे रहा है। तो वो उसके डिसीजन को अफेक्ट करता है। ओके, वहाँ पर उसको अलाइन होना पड़ता है। तो अगर वो ठीक से अलाइन हो गया तो डिसीजन भी परफेक्ट आएगा। तो ये है अलाइनमेंट माइंड वर्सेस ब्रेन वर्सेस माइंड की। बहुत बेस्ट तरीके से समझाया मैम आपने। और डिसीज़न मेकिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग स्किल को इम्प्रूव कर लिया तो आप समझो कि आप सक्सेस तक पहुँच रहे हो। हुँ, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा ब्रेन एक रास सिस्टम पे काम करता है, हुँ। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम, सिस्टम, आरएएस। हाँ, आरएएस। ओके। उसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। आरएएस को, हाँ, ये कैसे एक्टिवेट क्योंकि होगा मैम? वही हमारे डिसीज़न को फ़िल्टर करता है, ओके, अलर्टनेस देता है, ओके। वही हमारे गोल सेटिंग में काम आता है। हुँ, अब हमने लाइफ में कोई भी गोल सेटिंग कर ली, लेकिन वो गोल सेटिंग तो हो गई, उस पे काम कैसे करना है? कैसे वो हुँ, फ़िल्ट्रेशन करता है, वो रास
जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ऑफ ब्रेन है वही फिल्टर करता है, ओके। और उस पे हम कैसे स्टिक रहें, हमारे डिसीजन हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल रहें, रास हमको ये अलाइन करके देता है। ओके मैम, इतना डीप नॉलेज कहाँ से लेके आई हैं? देखो, एज ए माइंडसेट कोच, डिसीजन मेकिंग स्किल को मैं अपनी लाइफ का ना बहुत बड़ा एक पार्ट समझती हूँ, अपने लिए भी, और शायद मैं बीइंग ए टीचर बच्चों को भी आप सिखा लोगों का देना चाहती माइंडसेट हूँ। बदलने की हिम्मत रखती मैं हैं। बदलना तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा कोशिश रहती ये है की कोशिश कि कुछ रहती तो है चेंजेस हो जाए। कि कुछ तो पता होना चाहिए कि आपका माइंडसेट कैसे काम करता है। हम दूसरे को ब्लेम बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन हम खुद पे काम नहीं करते। तो ये जो करेक्ट। डिसीजन मेकिंग स्किल है, इसमें हम छोटे छोटे रूल्स भी डालते हैं। जैसे हम कोई शॉर्ट सा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो पहला रूल होता है पॉज रूल, कि थोड़ा सा रुकें, सोचें, उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करें, फिर आगे बढ़ें। एक होता है 10-10-10 रूल। ये क्या रूल है कि पहले हम किसी भी डिसीज़न को इतनी हबड़ा तबड़ी में ना लें। पहले हम कोई ऐसा डिसीज़न लेने जा रहे हैं, छोटा डिसीज़न, तो वहाँ पे हम 10 मिनट वेट करें, शांति से बैठकर उसके बारे में रीथिंक करें कि क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या ये सामने वाले के लिए ठीक है, क्या ये हमारे लिए, क्योंकि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो क्या ये बाहर मेरी इमेज को कैसे डिफाइन करेगा। सारी चीज़ों को हाँ, सोचें। सोचें। अब ये वेट 10 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा डिसीज़न है जिससे मेरी आगे की पूरी लाइफ अफेक्ट होने वाली है, वहाँ ये डिसीज़न 10 महीने का भी टाइम लगा सकते हैं हम, यानी 10-10-10। और जो आगे बहुत बड़े हमारे करियर को लेके हैं या लाइफ पार्टनर को लेके हैं, वहाँ पे हमें 10 साल भी लग सकते हैं। तो हमें ये रूल फॉलो करना चाहिए, 10-10-10। 10-10-10। और वैल्यू को अलाइन करना है अपने डिसीजन से, कि ओके। हमारे हर इंसान की कुछ अपने आप वैल्यूज़, अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे वैल्यू है। तो कोई ऐसा डिसीजन जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर रहा है, करेक्ट। वो हमारे लिए या मेरे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं उस सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी भी हार्म को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी भी हार्म को हाँ, बर्दाश्त नहीं तो कर ये पाऊंगी। हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए डिसीज़न लेते वहाँ पे वक्त। हमें डिसीजन लेते वक्त पूरा हाँ, ख्याल रखना चाहिए। डिसीज़न लेने से पहले कई बार हमें ना लिखने की भी ज़रूरत होती है। कैसे कैसे डिसीजन लेना और लिखना कनेक्ट होता है? देखिए, हमने कोई डिसीज़न लेना है, और हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जी। अपने करियर का डिसीज़न, ओके। या हमने स्टूडेंट लाइफ में हमने सब्जेक्ट का डिसीजन लेना है। डिसीज़न लेना है। तो उस वक्त एक बच्चे के माइंड में क्या चल रहा होता है कि मैं बड़ा होके एक अपनी एक इमेज वो क्रिएट करता है कि मुझे ना ये बनना है, चाहे वो उसने इमेज कहीं और से भी ली हो, कहीं और से, मतलब कि उसने अपने बाहर के एटमॉस्फेयर से वो इमेज अपने माइंड में विजुअलाइज कर ली, लेकिन उसको तरीका नहीं मालूम। वो चुनाव जो उसके सब्जेक्ट का चुनाव है, वो डिसाइड करेगा कि वो उस लाइन में जा सकता है कि नहीं। वो उसके लिए थोड़ा सा डीपली सोचे, और दूसरों से इस पे डिस्कशन करे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास, या सब्जेक्ट थेरेपिस्ट के पास, या सब्जेक्ट थेरेपिस्ट भी होते हैं? सब्जेक्ट थेरेपिस्ट भी होते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। ओके। बिल्कुल। और दूसरों के एक्सपीरियंस से, मतलब ऐसे ही नहीं कि इंस्टेंट आपने डिसीज़न ले लिया, क्योंकि ये डिसीज़न आपके फ्यूचर के लिए सक्सेस को डिसाइड करता है। करेक्ट है मैम। तो डिसीजन मेकिंग का हमारा बहुत अच्छा रहा मैम, बहुत अच्छे से बताया आपने। इसमें एक चीज़ और आती है मैम, आज के टाइम में लाइफ पार्टनर चूज़ करना बहुत आसान हो गया है। लोग फिल्मों में से चूज़ कर लेते हैं, फिल्में देखते हैं, 2 मिनट फ़ोन पे बात होती है, उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, सुबह बात हुई, शाम तक डेट पे चले गए। बहुत ईजिली लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। तो लाइफ पार्टनर चूज़ करना या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पार्टनर चूज़ करना, इसमें डिसीजंस में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, लाइफ पार्टनर बहुत इजी मैटर नहीं है, लाइफ बहुत पार्टनर बड़ी चीज़ चूज़ है। करना। ये आपकी लाइफ को एक ऐसी डायरेक्शन भी दे देगा जो आपने कभी इमेजिन नहीं की है। अब
आजकल जो एक और प्रोसेस हम इससे पहले हम देखते हैं कि लाइफ पार्टनर तो चूज़ करना है। अब वो लव मैरिज हो, लाइफ पार्टनर मीन्स कि हमने वो लव मैरिज वाले कॉन्सेप्ट से डिसाइड करना है या अरेंज मैरिज वाले कॉन्सेप्ट से डिसाइड करेक्ट करना है। करेक्ट। लेकिन आजकल क्योंकि अरेंज मैरिज का तो शायद ज़माना ही नहीं है, हाँ, है ना? आजकल तो समझ लीजिए नहीं है, हाँ, लवी मैरिज हो रहा है ऑलमोस्ट। अब इसमें ना लव और मैरिज को अलग अलग तरह से समझना होगा। ओके। लव इज़ ए इमोशन, मैरिज इज़ ए अरेंजमेंट। हम लव को ऐसे नहीं कि हमने मैरिज के बाद हमें अपने लव वहाँ पर लव ही रह जाएगा, या हमें मैरिज से पहले हम किसी के साथ लव में हैं, वो कितने समय तक रहेगी और दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसको कितना ओवरटेक करेगी। ओके। ये ट्रेनिंग, ये एजुकेशन, ये चीज़ें जो हमें कहीं से नहीं मिलती है, वो हमें लेनी चाहिए। क्योंकि हमने लव को, आप सोचो इसकी कोई क्लास तो हमें मिली नहीं। कोई क्लास नहीं मिली। हमें बचपन में तो कहीं बुक्स में तो नहीं पढ़ाया गया कि व्हाट इज़ लव, हाउ टू डू लव, नहीं पढ़ाया गया। लेकिन हमें सबको पता है कि क्या होता है ये, सबको पता तो है मैम, है ना? कहाँ से सीखा होगा? फिल्मों ये से। फिल्मों से आया ये। फिल्मों से हमने उन लोगों को एक्ट करते हुए देखा जहाँ पे वो एक्ट को रिप्ले कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और उन्होंने लव की डेफिनेशन एक ऐसी क्रिएट कर दी कि एक बस अलग दुनिया बना दी, एक अलग अलग दुनिया ख्याल बना बना दी, दिए। एक ख्याल बना दिया। लव और मैरिज को एक साथ उन्होंने ऐसे मिक्स करके हाँ, दिखा मतलब दिया लव कि है, शादी हाँ, करना है, यही हो चुका है। हाँ, तो वो बहुत आगे जाके फिर उस पे जितना हम उस पे डीप स्टडी करते हैं कि मैरिज तो एक डिफरेंट था। मैरिज में तो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेक्रीफाइसेस, बहुत सारी चीजें एडजस्टमेंट, आती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। वो तो हमें पता ही नहीं था, हमने तो सिर्फ लव को इतनी इम्पोर्टेंस दे मैम, दी। मैरिज जरूरी है आज के टाइम में? ज़रूरी तो हर टाइम में है, ये आज का टाइम हो या आज के पास्ट टाइम में टाइम लोग हो, मैरिज करना नहीं चाहते, शादी से लोग दूर भागते हैं। क्योंकि उनके सामने ना बहुत नेगेटिव एग्जाम्पल सेट हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे मैरिज ब्रेकअप्स या डिवोर्सेस या हाँ, इतने ज्यादा नहीं होते हार्ट थे। ब्रेकअप्स, ये पहले भी होते थे, बट इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते थे, और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आज नेगेटिव की तरफ हमें ज़्यादा ले जाते हैं। फिर इसका एक और रीज़न है कि अब लड़की हो या लड़का, सबको इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल फ्रीडम भी इंजॉय करनी है। मैरिज को लोग बाउंड्रीज या एक ऐसा वो समझने लगते हैं कि एक ऐसा बॉन्ड हो गया, क्योंकि देखो मैरिज के बाद दो लोगों को 24 घंटे साथ रहना है, 24 घंटे एक ही घर परमानेंट। में, एक ही छत के नीचे, एक ही बेड शेयर करना है, शायद कहीं कहीं एक ही अलमीरा शेयर करनी है। बहुत उसको 24 घंटे उस पर्सन को, चाहे उसमें उसकी हैबिट्स कैसी भी हैं, उसको भी उसे टॉलरेट करना है। तो ये ना सिखाया जाना चाहिए कहीं ना कहीं एजुकेशन में, कैसे हम एक पार्टनरशिप में रहें, मतलब चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप वाला एजुकेशन है, जरूरी चाहे है। वो लिव इन वाला है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है। ओके। ये सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले के पेरेंट्स तो लव जैसे शब्द पे बात ही नहीं करना चाहते थे। ये शब्द सुनते ही आया, बवाल हो जाता था। हाँ, वो तो पहले उनमें तो एंगर इश्यूज इतने होते थे। हाँ, ऐसा बहुत नहीं है ज्यादा, कि उनकी लाइफ में लव नहीं होगा, तुरंत गुस्सा बट हो वो ना जाते थे। एग्जाम्पल नहीं कभी शेयर किया उन्होंने अपने बच्चों के साथ, या एग्जाम्पल या कोई ऐसे किसी और के एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते पेरेंट्स, पेरेंट्स को भी नहीं आता कि हम बच्चों के सामने कैसे बात करें। बस वो गुस्सा दिखाएंगे। हाँ, उनको लगता है कि नहीं, ये तो एक बहुत ही बुरी चीज़ है, तो वो लव की बात नहीं करते। करेक्ट। मैरिज की बात वो सिर्फ इतना करते हैं कि हाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस लड़के की हो गई है, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में हो गई है, बस इसलिए वो मैरिज पे फोकस रहते हैं। करेक्ट। और लव और मैरिज को अगर इकट्ठा देखा जाए तो मैरिज में जो बाकी चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे लव सिर्फ 20% ही रिक्वायर्ड है। जब बाकी चीज़ें डोमिनेट करती हैं
तो लव कहीं फेड हो जाता है, वो 6 to मतलब 18 शादी मंथ में में। सिर्फ 20% लव की रिक्वायरमेंट है, ओके। नहीं, रिक्वायरमेंट तो लव की बहुत ज़्यादा है, हम्म, लेकिन वो रह जाता है 20% क्योंकि दूसरी चीज़ें ओवरलैप कर लेती हैं उसको। ओके मैम। हम अगर लव मैरिज के थ्रू लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हैं या अरेंज मैरिज के थ्रू लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, हम्म, ये सिर्फ 2 लोगों का ही चुनाव नहीं होना चाहिए, इसमें उनको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी कंसीडर करने चाहिए। हम्म, पेरेंट्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपकी बाहरी दुनिया का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मूवीज़ बेस्ड डिसीज़न ना हो ये। कभी भी लव मैरिज या फिर लव करते हुए मूवीज बेस्ड डिसीजन नहीं होने हाँ, चाहिए। मूवीज में तो एक्टिंग होती है मूवीज़ में सिर्फ एक्टिंग होती है। ना, लेकिन लोगों को रियल लगता है यार कितना प्यार करता है लड़का लड़के से, लड़की लड़के से। वही है ना कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में तो फ़र्क होता है, वो जो दिखता है मैम, वो होता नहीं अकॉर्डिंग है। टू योर थॉट्स, व्हाट इज लव? देखिए, लव की ना डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन लोग बता सकते हैं, बट मेरी नज़र आप क्या में कहती लव हैं? एक एक ऐसा इमोशन है, हम्म, एक इतना पॉजिटिव और पॉइस थिंग है हमारे हम्म, लिए हम्म, कि वहाँ पर हम लव में नेगेटिव जैसा कुछ आने ही ना दें। मतलब लव मीन्स रिस्पेक्ट, लव मीन्स टू गिव, लव मीन्स समर्पण। सैक्रिफाइस। सिर्फ लव के थ्रू हमें किसी और को अट्रैक्ट करना है या पाना है, हम्म, ये फीलिंग लव की नहीं है। लव का करेक्ट। मतलब सिर्फ आपको देना ही है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब इसके साथ हम मैरिज वाला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, वहाँ पे इसका मीनिंग ही अलग हो जाता है। वहाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लव को एक डिमांड में रख दिया जाता है, जो कि लव नहीं है। वो सिर्फ हाँ लाइफ के अरेंजमेंट है, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन लव उससे डिफरेंट है। लव आप देखो कि 2 लोगों में, 2 यंग लोगों में भी हो रहा है। लव एक ऐसा भी होता है जो पेरेंट्स अपने बच्चों से कर रहे हैं। लव ऐसा हो सकता है कि हम छोटे से बच्चे से भी कर बैठते हैं कई बार। तो लव एक डिफरेंट चीज़ है। इसको लव इज इनफाइनाइट, मतलब आज के टाइम में मैम लव का मतलब लव को लस्ट के साथ जोड़ दिया गया है। जोड़ दिया गया है, बट ये जुड़ता कभी नहीं है। जुड़ता कभी नहीं है। जैसे अगर हम लव और सेक्स की बात करें, जैसे जहाँ तक लव मैंने इज़ नॉट ए लव इज़ नॉट सेक्स, सेक्स इज़ नॉट लव। जब ये डिफरेंस समझ आ जाएगा तो लव और लस्ट का मीनिंग भी समझ आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कैजुअल डेट पे भी है और उनके साथ अगर कोई भी कैजुअल सेक्स हो रहा है तो वहाँ पे वो आई लव यू बोलना बड़ा आसान समझते हैं, बट एक्चुअल में वहाँ लव नहीं होता। अब आई लव यू बोलना ना एक वैसे एक ऐसे ही एक्टिविटी होगी है जिसके पीछे सोचा ही नहीं जाता और आई लव यू बोल दिया बट वो लव नहीं होता। वो लव नहीं होता। लव एक एक डीप थॉट है, एक डीप प्रोसेस है, तो उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। फिर अच्छा, मैंने पहले भी कहा था कि ना आई लव यू बोलना इतना इजी प्रोसेस नहीं है। टेम्परोरी अट्रैक्शन और लव, इसको कैसे डिफाइन करें आजकल के कपल्स? कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ ऐसे फील हो रहा है, देखिए फील तो होता है, ठीक है, एग्जैक्टली कि ऐसे मतलब किसी से थोड़ा सा भी ऐसे बातचीत हुआ और कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो दिल धड़कने लगता है, स्पीड तेज़ हो जाती है, ये चीज़ें तो होती हैं, वो रियलिटी में होता है। फैसिनेशन होता है, हाँ, टेम्परेरी अट्रैक्शन होता है, टेम्परेरी आपको अट्रैक्शन होता है। फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्शन हो जाता है हाँ, या उसकी किसी खास स्पेसिफिक क्वालिटी से अट्रैक्शन हो कई बार जाता होता है। है फिजिकल ब्यूटी से अगर अट्रैक्शन, मतलब फिजिकल ब्यूटी तो रहती रहती है, कई बार ऐसा लगने लगता है अगर हल्की सी किसी लड़की ने बात कर दी तो हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाता है, अरे यार उससे दोबारा बात कब होगी, है ना, लोग बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। तो वो क्या है, टेम्पररी अट्रैक्शन है कि लव है? बिल्कुल टेम्परेरी अट्रैक्शन है, हम्म, क्योंकि वो जो फर्स्ट टाइम आपको फैसिनेशन फील हुआ है वो उसको जानना ज़रूरी है। वो पहला आज नशा है, पहला खुमार। आपको वो हर रोज़ अगर वही मिल रहा है देखने को, हाँ, तो मे बी कि आप उसको अच्छे से जान लें। लेकिन हाँ, अगर आपको ट्रेन में चलते चलते कोई हाय बाय बोल गया और फिर आप फिर भूल सोचे गया। कि ये लव था, ये लव नहीं था।
इट वाज द टेम्पररी अट्रैक्शन। टेम्परेरी हमें अट्रैक्शन। टेम्पररी अट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए? आज के टाइम में लोग बच नहीं पाते यही हैं। तो बात है जो मैं कह रही हूँ, माइंडसेट अपना ना ऐसा बनाना होगा। हमें ये चीज़ सीखनी होगी कि लव इज़ ए डिफरेंट थिंग, और ये जो टेम्परेरी अट्रैक्शन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तो सब साफ समझ में आता है कि टेम्परेरी अट्रैक्शन को हम एक प्लेजर वाली फॉर्म में भी देखें, हाँ, जो आजकल काइंड चल ऑफ भी रहा प्लेजर। है, जिसको कि हम एक सिचुएशनशिप का भी नाम देते हैं। सिचुएशनशिप में कि आज दोनों की सिचुएशन की डिमांड है कि वो एक दूसरे के साथ। लव मैरिज या अरेंज मैरिज में इमोशनल डिसीजंस कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में? लोग क्राइम भी कर बैठते हैं इस इमोशन में बहकर। हाँ, लव मैरिज और अरेंज मैरिज का जैसे मैंने पहले भी बताया जी। कि बहुत क्विक और फास्ट डिसीजन नहीं होना चाहिए। आप जब किसी के साथ प्यार में हैं और जब किसी के साथ आपको पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो जब आपको किसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं, अगर उनको देखना चाहिए कि वो वहाँ पर उसमें से उसके कितने पैरामीटर जो हैं, जो उसने अपने माइंड में सेट किए हैं, वो कितने पर उसको क्वालिफाई कर पा रहा है। यानी ओके। कि जैसे हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम अपने सिर्फ पॉजिटिव ही उसको दिखाएंगे हाँ, अपनी। नेगेटिव तो नहीं दिखाते, कोई भी हाँ, नहीं दिखाता बट कहीं ऑलमोस्ट। कुछ ना कुछ हर इंसान के मन में कुछ नेगेटिव, कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो भी हमें डिस्कस करनी चाहिए। जब हमें मैरिज की बात करें तो हमें वो इनसिक्योरिटीज़ भी डिस्कस करनी चाहिए। अब इसमें एग्जांपल मैं लूँगी कि जैसे आजकल गर्ल्स भी सेम एमएनसीज़ में जॉब कर रही हैं, ठीक है? उनके वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा होते हैं, शायद अपने पार्टनर से भी ज़्यादा हो सकते हैं उनके वर्किंग मे आवर्स। बी उनको भी बहुत लंबा समय उनके काम में गुजर बहुत जाएगा। सारे प्रेशर्स होते हैं आजकल लड़कियों को भी जॉब फिर में। ज़रूरी नहीं है कि वो घर में आके घर के काम करे या खाना बनाए, या कुछ उससे जो एक्सपेक्टेड था कि आफ्टर मैरिज तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे संभालनी ही होगी। तो इस बारे में बात होनी चाहिए पहले, गर्ल्स को या बॉयज़ को, या इन लॉज के इंटरफेरेंस पे भी बात होनी चाहिए। तब ये चीज़ें थोड़ी सी आगे स्मूथ जा सकती हैं कि हाँ, मैं ये नहीं करूँगा, या मेरे लिए क्या वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या मैं करूँगा और क्या मैं नहीं करूँगा। तो जो ये नहीं वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, नहीं करूँगा, इस पे भी बात होनी चाहिए। मैम, इन लॉज के वजह से ना कपल्स खुद में लड़ाइयाँ करते रहते हैं आपस में। इन लॉज को तो कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन आपसी लड़ाइयाँ करते रहते हैं। तो उसमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए इन लॉज के इश्यूज़ को कि हमारा जो पर्सनल रिलेशन है वो ख़राब ना हो? देखिए ना, इसमें तो इन लॉज को भी सोच लेना चाहिए। वो तो नहीं उनको, सोचेंगे ना मैम, हाँ, वो उनको नहीं साइड करके सोचेंगे। बताइए। हाँ, वो नहीं सोचेंगे, लेकिन इसमें दोनों पार्टनर को वही है ना कि हम इस पे ना डीप इनसिक्योरिटीज़ पे बात करें, हम अपनी वैल्यूज़, प्रायोरिटीज़ पे बात करें। अब जैसे एक लड़के के लिए अपने पेरेंट्स बहुत ज़रूरी है। उनको पता होता है कि मेरे पेरेंट्स में या मेरी मदर में ये चीज़ है जो ये उसको भी हर्ट कमियाँ हैं। करती होंगी, जो उसको भी हर्ट की गई होंगी या उसको होती होंगी। लेकिन अब जब उसकी वाइफ ने कंप्लेंट शुरू कर दी सेम, कि इस तरह का बिहेव है उनका या इस तरह का नेचर है उनका, तो लड़के को वो चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए। उस वहाँ पे ना कंपैटिबिलिटी की ज़रूरत होती है कैसे? कि देखो, जब मुझे ही वो चीज़ हर्ट हो रही है तो वो भी तो इंसान है, उसे भी वो चीज़ हर्ट हो रही है। तो सेम यही ना एक एजुकेशन और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि ना कैसे लाइफ पार्टनर के साथ हम रहना सीखें, दूसरी चीज़ है आती ना? है मैम। इन लॉज का इम्पैक्ट कितना हम रखें अपनी लाइफ में और कितना हम नहीं रखें, ये रिस्पेक्ट से भी, उसको एक रिस्पेक्ट भी डिसाइड करती है कि आप अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यूज़ कितनी रखते हैं अपनी लाइफ में। और क्या ये जो इस तरह की डेली कंप्लेंट्स हैं, उस पे बैठ के बात हो कि क्या हम इन्हें मिनिमाइज़ कर सकते हैं,
क्या कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये बातें होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरी चीज़ आती है मैम, इग्नोर करना ज़रूरी नहीं है, बातें इग्नोर करना करना ज़रूरी ज़रूरी है, नहीं, फिर डिसीज़न लेना एक ज़रूरी दूसरी है। चीज़ आती है मैम, क्या होता है ना कि हस्बैंड वाइफ है, तो उसमें औरतें क्या करती हैं कि अपने इन लॉज को कोई बातें कहती नहीं है। जैसे मान लीजिए कि उनके इन लॉज ने उन्हें कुछ बोल दिया, तो वो क्या करेंगी कि वो मैसेज अपने हस्बैंड को कन्वे करेंगी, उनसे लड़ेंगी कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसे बोला, तुम्हारी दादी ने ऐसे बोल दिया, तुम्हारी बहन ने ऐसे बोल दिया। वो खुद उस चीज़ को हैंडल नहीं करती। यहाँ पे इन दोनों के रिलेशन में इम्पैक्ट पड़ता है। वो चाहती हैं कि मेरे बिहाफ पे मेरा हस्बैंड जाके वहाँ पे लड़ाई करे। ये कहाँ तक सही है? ये सही है ही नहीं कॉन्सेप्ट। ये वो पहले, चाहती वही है हाँ, लड़कियाँ, लेकिन पहले वाले टाइम में यही चीज़ होती थी, मगर ये इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑब्वियसली कि नेगेटिव ही आएगा। तो इसमें कैसे इसमें ना हैंडल करना चाहिए? इमोशनली इंटेलिजेंट होने की बहुत ज़रूरी है, हुँ, बहुत ज़रूरत है। लड़की को डायरेक्ट अपना रिलेशनशिप रखना चाहिए। ये नहीं कि वो अपने हस्बैंड के थ्रू वहाँ पर अपनी बात कन्वे करे, वाया नहीं आना है। नहीं आना चाहिए। डायरेक्ट ही उनके साथ बातचीत, उसका एक अपना भी एक रिलेशन होता है, उसको डेवलप करना ज़रूरी है एक अच्छे ढंग से। अगर वहाँ पे आपकी कंपैटिबिलिटी बन रही है अपने इन लॉज के साथ, तो बहुत अच्छा है, एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। अगर नहीं बन रही है तो फिर पास, दूर रहकर भी पास रहा जा सकता है। तो हम वही इस वाले काम करना है। डिसीज़न पर, हाँ, पास रहकर भी दूर रहा जा सकता हाँ, है। नहीं, कई बार क्या होता है हम बहुत पास रह रहे हैं, लेकिन मन में हमारे इतना कुछ चल रहा होता है कि हम पास भी रह रहे हैं मगर हम सबसे ज़्यादा दूर। सबसे ज़्यादा दूर हैं। तो करेक्ट मैम। ऐसा ना हो कि इन लॉज की वजह से इतनी दूरियां पार्टनर्स में आ जाएं या हस्बैंड वाइफ में आ जाएं कि वो भी पास रहकर दूर हो जाएं। तो कई ओके, बार हमें ऐसा डिसीज़न लेना पड़ता है कि हम दूर रहकर भी पास रहें। इस थ्योरी पे काम करना चाहिए। करेक्ट। मैम क्या होता है ना आज के टाइम में अल्कोहल जो है लोगों के लिए एकदम फ्रेंडली, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा अपनाने लग गए हैं। क्योंकि अल्कोहल का जो यूज़ है, ये लोग करते तो करते ही हैं, उसको आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर की तरह यूज़ कर रहे हैं। फ़िल्मों में, इंडियन फ़िल्मों में दिखाया जा रहा है कि कपल्स हैं, तो वो बैठ के, अगर उनको स्ट्रेस हो गया तो दोनों लोग साथ में बैठ के दारू पी रहे हैं, ठीक है? हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, वेस्टर्न कल्चर है। तो अल्कोहल को बहुत ज़्यादा एडिक्शन में लाया गया है। आजकल के शादियों में, बड़े-बड़े मैरेजेस में जब पार्टियाँ हो रही हैं, तो पूरा वो टैंक लगवा दे रहे हैं कि ऐसे खोलो, जैसे पानी निकालते हैं ऐसे ओपन करो और फिर ऐसे अल्कोहल निकालो, पियो। ड्रिंक को हम्म। इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि आपने ड्रिंक लिया, इस तरह से। वो कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे अभी आपका एक जो आपका ये 25 दिसंबर को जो पार्टीज़ होती हैं रात में, कौन सी पार्टी बोलते हैं उसको? क्रिसमस की पार्टीज़ में, उसके बाद जो न्यूज़ आई थी, जो हमारा जेनज़ी है, यंग जनरेशन, लड़कियां रोड पे लौट रही हैं दारू पी के, कार में बैठ नहीं पा रही हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें उस दिन देखने को मिली थी। गुड़गांव, दिल्ली में तो होता ही है, लेकिन अगर मैं हमारे लखनऊ की बात करूँ, तो हमारे लखनऊ में एक बहुत फेमस है, एक बिल्डिंग है, समिट बिल्डिंग, बहुत फेमस है। वहाँ से कई बार ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ से लड़कियाँ कैब बुक करती हैं, क्योंकि हम लोग जब कैब से कभी जाते हैं तो कैब ड्राइवर कभी-कभी स्टोरी बताने लगते हैं, ठीक है? तो बताते हैं कैब ड्राइवर की लड़कियाँ कैब बुक करती हैं और इतनी नशे में थी। एक बार की सिचुएशन है, एक लड़की ने कैब बुक किया समिट बिल्डिंग से, उसका बॉयफ्रेंड पता नहीं कौन आया, उसे कैब में बैठा के चला गया। अब वो लड़की एकदम नशे में वो भूल गई अपना मैप, मतलब अपना रास्ता-वास्ता सब, और जो उसने ओटीपी भी नहीं बता पा रही है, ठीक है? वो बस कैब में बैठ गई, भूल गई। अब जो ड्राइवर है वो डिस्टर्ब हो गया, मैं इसको करूँ क्या? कैसे उतारूँ? तो वो ड्राइवर उस लड़की को सीधा लेके पुलिस स्टेशन चला गया। अच्छा। वो लड़की एकदम नशे में थी। तो ये जो जेन-ज़ी है हमारा, इस तरीके से ख़राब होता चला जा रहा है, जिसके पास जितने पैसे हैं, जो जितने हाई प्रोफ़ाइल फ़ैमिली में है, वो उतने ज़्यादा गलत कामों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उसे सही मान के अट्रैक्ट हो रहा है। यही तो डिसीज़न मेकिंग है, यहीं पे तो माइंडसेट आपका काम करता है। अगर आपका डिसीज़न मेकिंग स्किल इम्प्रूव है, तो आप ये डिसाइड कर पाएँगे कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, हम जेन-ज़ी को है ना? क्या मैसेज दें? जेनज़ीज़, देखो जेनज़ीज़ का अभी आपने ये जो इंसिडेंट बताया, हुँ, मैंने अभी रिसेंटली कहीं सर्वे में, न्यूज़पेपर में सर्वे में हमने ये चीज़ मैंने पढ़ी कि आज के जेनज़ीज़ पहले से ज़्यादा हेल्थ फ़ोकस भी हो गई है। और अब ये आफ्टर कोरोना, ये उनका डिसीज़न है, क्योंकि कोरोना एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे लोगों ने अपनों को खोया है, हुँ, ठीक है? उसके बाद उन्होंने अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखा है अपनी वैल्यूज़ में।
बाद में मनी आएगी। तो जो लोग हेल्थ फोकस्ड हैं वो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अल्कोहल कितना बुरा इम्पैक्ट दे सकती है, या कोई भी ड्रग मुझे कितना बुरी तरह से मेरे को कहीं ऐसी दिशा की तरफ ले जा सकती है जो मेरा करियर भी स्पॉइल हो सकता है, मेरे रिलेशनशिप भी स्पॉइल हो सकते हैं। तो ना ये वैल्यू डिसीजन पे है कि आपने अपनी वैल्यू किस तरह से अपने लिए असाइन की हुई है। और वो जंजीज़ ही नहीं, क्योंकि आप जंजीज़ पे फोकस मैं इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि ये जो अल्कोहल का यूज़ है ना, ये बहुत पुराना है। पुराना तो है ये मैम, बहुत पुराना है, हमारे लोग पेरेंट्स दारू से पी के चला आ रहा मारते है। पीटते थे, तो हमारे ये चीज़ें तो पेरेंट्स से चलती आ सबसे रही। सब जगह हमने देखा है इसको। ऐसा नहीं है कि आप अब देख रहे हो, मैंने भी बचपन में देखा है। तो अल्कोहल का यूज़ तो पहले भी ख़राब था। पहले अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, उनकी हेल्थ, पहले जब अवेयरनेस नहीं थी लोगों में तो उनकी हेल्थ पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता था। अब जिस तरह की न्यूज़ आप बता रहे हो, इन न्यूज़ को आपने कैसे लेकर रहना है, कैसे लेकर चलना है। 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इस तरह की न्यूज़। या तो कई बार ऐसे होता है ना, एक न्यूज़ ऐसी आई फिर बार-बार हमें वही इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ लोग वही रिपीट करना चाहते हैं। उनको उनका फ़ोकस, उनकी अटेंशन सिर्फ़ उसी तरह के एक्शंस में ज़्यादा खुद को कंफर्टेबल, या अपने अपने एक्शंस में ला ही नहीं पाते वो चीज़ें कि हमें डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग जो हेल्थ फोकस्ड हैं, वो लोग इस वाली न्यूज़ से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। क्योंकि हाँ, ये इंसिडेंट हुआ, इसके कितने और साइड इफ़ेक्ट हो सकते थे, मेरे अपनों के साथ भी हो सकते थे। ये जो लड़की थी, ये जो गाड़ी में बैठी थी, ठीक है, ड्राइवर को जो समझ आया उसने किया, लेकिन ये मेरी कोई अपनी भी हो सकती थी, ये मेरी बहन भी हो सकती थी। इस तरह की जब हम माइंड सेट से अपने 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 लॉजिकल माइंड से इसको बारे में सोचेंगे या बात करेंगे, तो ज़रूर उनके पास ये आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि जेनजीज़ को ही ये सब करना है। जेनजीज़ तो बल्कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अवेयर है। वो तो और अवेयर हो गई है इन इंसिडेंट से। जब ये हाईलाइट में आते हैं ना, तो जेनजीज़ और ज़्यादा अवेयर हो गई है। मैम एक चीज़ आता है, मतलब आज के टाइम में नहीं, पहले से चलता आ रहा है। सबसे ज़्यादा अगर एक सर्वे के अकॉर्डिंग पाया गया है कि ऑलमोस्ट 80% बच्चे सेक्सुअल एब्यूज़ का शिकार हैं। 80%। हर कोई बच्चा अपनी फैमिली में या तो उसके चाचा या तो फीमेल्स नहीं, मतलब चाचा और उनके सगे चाचा नहीं, सगे भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है, भाई, वो अंकल आते थे। तो इस तरह से बच्चों को सेक्सुअली एब्यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया है, जो उनके पेरेंट्स को भी आज तक नहीं पता, और कुछ कुछ केसेस में तो पता भी है लेकिन बोलते नहीं हैं। और ऐसे मैक्सिमम केसेस हैं जिनमें बच्चों ने कभी कहा ही नहीं अपने पेरेंट्स से कि वो अंकल ने मुझे ऐसे टच किया, और वो इसीलिए अंकल तो रेगुलर बेसिस पे टच कर रहे हैं। इसीलिए तो जो ये इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक है ना, हाँ, ये स्कूल में, एजुकेशन में लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है इमोशनल सेक्स इंटेलिजेंस एजुकेशन है। को, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये कई बार ना ऐसे इमोशनल इन्फ्लुएंस वाले डिसीज़न हो जाते हैं। कैसे, इसमें किन की गलतियाँ होती है? बच्चों की तो होती नहीं है। बच्चों की नहीं होती हैं, लेकिन बच्चों की क्या गलती है कि हम बच्चों को ये सिखा ही नहीं रहे कि हाउ टू से नो। इस पे फोकस किया जाना चाहिए। उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि नहीं नहीं वो तो अंकल हैं, आप उनकी ये नो करना डिसरिस्पेक्ट हो सकती है। मतलब बच्चों को सबसे पहले ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, हाउ टू से नो। नो, गुड टच, बैड टच, ये सब तो हम सिखा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसको ना एक हर जैसे अपने सिलेबस में डालनी होती है ना ये चीज़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर इनको पढ़ाया जाए तो डेफिनेटली ये चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ तो मिनिमाइज हो सकता है। और मैम ये केसेस बाकी बहुत तो ज़्यादा हैं, हाँ, ये बहुत ज़्यादा है, इन पे हर फैमिली में हो रहा है। स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन तो इस पे काम करता ही है। तो वो एग्जाम्पल भी सिलेबस में आने चाहिए कि जब
कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ या केस स्टडीज, वो भी हमारे इसमें सिलेबस में सबसे होनी ज़्यादा चाहिए। ज़रूरी हमें अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना हाँ कि हमें कैसे गुड टच, बैड टच और कैसे हमें से टू नो वाला ट्रेनिंग उन्हें देना बहुत ज़रूरी है हाँ, कि बच्चे हमारे सेक्सुअल अब्यूज से बचे वो रहें। फियर और शेम को जो वो अंदर अंदर हम्म। फील करते हैं और खुद ही गिल्ट में चले जाते मैम हैं। इसमें एक चीज़ और हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए 12-13 साल का बच्चा है, लड़की है लड़का है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं तो उनको अगर जैसे किसी ने टच किया, अब फर्स्ट टाइम उनको किसी ने ऐसा बैड टच किया, तो हो सकता है कि उन्हें थोड़ा अराउजल फील हो। अब वो तो बच्चा है, तो उसे यही लगेगा तो कि हमें बताना नहीं है किसी को। यही तो सेक्स एजुकेशन है, जिसको एजुकेशन में हम्म, ओपनली पढ़ाया जाना चाहिए। जो हमने कई बार देखा है, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते थे जब हम स्कूल में थे, हम्म, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेक्स ऑर्गन्स पे जो चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, वो टीचर पढ़ाती ही नहीं थी। वो इग्नोर कर देते हाँ, थे, इग्नोर कर देते थे या शर्म बोल आती थी देते कि उन्हें। ये सेल्फ स्टडी पे रखो। अब नहीं होना चाहिए ये इग्नोर, होता भी नहीं है, अब तो खैर मतलब पढ़ाया ही जाता है। ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। और इसमें सेक्स एजुकेशन में हम 2 तरह की इसको हैं, ना सिलेबस में डालना सिलेबस में ज़रूरी है। डालना है। इमोशनल इंटेलिजेंस हम्म, और सेक्स एजुकेशन और डिसीजन मेकिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करें, इन सब चीज़ों को डालना ज़रूरी है। कैसे हम एक अपने पार्टनर के साथ रहें, उनको ये रहना सिखाना ज़रूरी है। साथ जो में कम्युनिकेशन हाँ, स्किल। वो जो चीज़ें सिखाई नहीं जा रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का ही रोल है। टोटली। हाँ, टोटली तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ 30-40% हम ऐसे केसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेप केसेस हुए या जैसे चाइल्ड अब्यूज़ जो आपने बोला कि सेक्सुअल अब्यूज़ वाले जो केसेस हैं। इसमें सेल्फ अवेयरनेस प्लस सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी ट्रेनिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जानकारी होना बच्चे को या बड़ों को, सभी पेरेंट्स के को लिए आप बहुत क्या ज़रूरी मैसेज है। देना चाहेंगी बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए? पेरेंट्स को सबसे पहले ये अवेयर होना ज़रूरी है कि इस टाइप की एजुकेशन भी है और इस और टाइप की ये चीज़ें देना हो रही हैं। हो रही है, और ये एजुकेशन देना गलत बात नहीं है। पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए। ओपनली सिखाना चाहिए गुड टच बट टच। ओपनली वो बच्चे को ना भी सिखा पाए, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग अगर स्कूल में है या कहीं कहीं से वो किसी ना बच्चे किसी ले थ्रू रहे उन्हें हैं, देना है। तो उनको ये सिखाया जाना ज़रूरी है। वो नहीं खुद सिखा सकते, उनको नहीं आता कि हाउ टू टीच आवर चाइल्ड। तो स्कूल में अगर सिखाया जा रहा है या इस पे कहीं सेशंस हो रहे हैं, वो अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो जाके वो अटेंड करें, वो खुद भी सीखें पहले। एक तरीके से वो जो शर्म वाला इनके अंदर जो बाउंड्रीज है ना, उसे हटाना पड़ेगा, पुरानी बाउंड्रीज को तोड़ के एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, तभी बच्चों की सेफ्टी हो पाएगी। तभी हो पाएगी। अदरवाइज ये तो मैम क्रिमिनल चलिए, केसेस ये तो हैं। हम उन हम केसेस में बच्चों को सेव कर लेंगे जिन केसेस में बच्चे थोड़े मतलब बड़े हो गए हैं, जहां उन्हें पढ़ाया जा सकता है। मैम उन केसेस में कैसे बचाया जाए जिन जो केसेस में 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा वो सेक्सुअली अब्यूज हो रहा है, तो उन केसेस में पेरेंट्स को कैसा ध्यान रखना चाहिए? ये तो पेरेंट्स के सेल्फ अवेयर होने की ही बात है। हम्म, अगर आपने बच्चा पैदा किया है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल। कभी भी अपने बच्चे को किसी के पास छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ, बहुत सारे अब नजर पहले, रखनी चाहिए हाँ बच्चे पे 24 बिल्कुल। घंटे अगर वो दोनों ही जॉब में हैं हम्म, और वो ऐसे ही किसी के भरोसे छोड़ के तब तो किसी एक नहीं को जा जॉब छोड़नी सकते। पड़ेगी बच्चे को देखने के लिए, जहां बिल्कुल तक होना, मेरा मानना है, क्योंकि हम जॉब किसी ना पे भी भरोसा छोड़े, नहीं कर बट सकते ऐसे मैम। कहीं ना कहीं हम एक ऐसा सेटअप बना सकते हैं कि बच्चे को सही गाइडेंस जहाँ में तक हम मुझे रखें। लगता है मैम कि अगर हमारा बच्चा बहुत छोटा है, 5 साल से नीचे है, हम्म, जहाँ पे हम उसे चीज़ें नहीं बता सकते हैं, तो पेरेंट्स में किसी एक को तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। तब तक तो बच्चे में पूरा नज़र किसी एक को रखना पड़ेगा, या तो चाहे मम्मी हो या पापा हो। मम्मी पापा के अलावा किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता मैम। नहीं किया जा सकता, हाँ, बट अपने चाहे वो पेरेंट्स जो, की भी सपोर्ट ले सकते हाँ हैं। वही पेरेंट्स की ले सकते हैं, मतलब हाँ, किसी ना किसी को। जॉब छोड़ने का नहीं, यहाँ पर लीव लेने की भी ऐसी एक फ्रीडम अब 4-5 साल होनी तक लीव चाहिए। कहाँ मिलेगा मैम? नहीं मिलेगा रेगुलर, लेकिन हाँ लेकिन ऐसा, एक होना चाहिए कि हाँ 5 साल तक फीमेल्स को तो लीव देनी चाहिए, कम ऐसा से नहीं कम है, बच्चे को दोनों की देखने ही के लिए। जिम्मेवारी है, मेल फीमेल। बच्चे को देखना, बच्चे को पालना, वो ओके, सिर्फ एक फीमेल सेंटर्ड नहीं हो सकता। ओके। तो उनका एक बीच का ही डिसीजन बनेगा कि वो किस तरह से कि अपनी जॉब भी ना
छोड़ें, क्योंकि आजकल जॉब छोड़ना तो सॉल्यूशन नहीं है। मैम सेक्सुअल क्राइम सिर्फ लॉ से नहीं रुकते हैं, एग्जैक्टली लॉ से उन्हें डर नहीं लगता क्राइम करने वालों को। देखो, लॉ काम करता है वो क्राइम होने के बाद, हम्म, एजुकेशन और हमारा कल्चर काम करता है वो क्राइम होने से पहले। तो हमें उस चीज़ की वेट नहीं करनी है कि पहले क्राइम होगा फिर हम लॉ की वेट करें। हमें इतना अवेयर होना ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि ये सेक्सुअल क्राइम्स सिर्फ लॉ से नहीं रुकते, बल्कि ओके कल्चर से रुकते हैं। हम कैसा उनको कल्चर दे रहे हैं अपने अपब्रिंगिंग में, बच्चों की अपब्रिंगिंग में, पेरेंट्स कैसे कल्चर किस तरह का वो खुद अपना एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और करेक्ट। फिर कल्चर जो होता है वो इमोशनल एजुकेशन से बदलता है। कल्चर इमोशनल एजुकेशन से बदलता है। ओके। ठीक है, तो ये इसमें सारा रोल एजुकेशन का ही है कि ये ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए और इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि पहले आप खुद इस तरह के ट्रेनिंग्स लें, चाहे वो किसी थेरेपिस्ट से, जहाँ से भी इस तरह की ट्रेनिंग्स मिले, पहले आपको खुद अवेयर होना चाहिए और फिर आप अपने बच्चों को भी एनकरेज करें। मैम तभी हैप्पीनेस, एक हैप्पीनेस एंड प्लेजर जैसे थिन लाइन डिफरेंस को कैसे समझा जाए? देखिए, प्लेजर जो होता है ना, एक सेंसरी स्टिमुलेशन है। हम्म, सेंसरी स्टिमुलेशन मतलब कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मुझे अभी खाना मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगी और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे ये खाना मिल हाँ गया। खाना मिल गया। हमारी जो जो हंगर, जो एक सेंसिटिविटी बनी थी, वो शांत हो गई। ओके, भूख फिर से लगेगी, फिर फिर से से खाना आपको, मिलेगा। हाँ, ये ना जो स्मॉल आपको एक आपकी नीड को टेम्पररी प्लेजर। टेम्परेरी प्लेजर, मतलब टेम्परेरी, अगर आप उसके साथ टेम्परेरी सोच रहे हैं, टेम्परेरी प्लेजर या टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड प्लेजर। ओके। हैप्पीनेस होता है कि जब हम इस तरह से काम करें, जैसे अब मेरे को जो अपने बच्चे को बनाना था करियर वाइज, अब उसने बहुत अच्छा करियर चूज़ किया हुआ है और वो बहुत अच्छी तरह से सेटल्ड है। उसके करेक्ट। लिए जो मैंने अनकम्फर्ट भी सहे होंगे, जो उसके लिए सेक्रीफाइस मैंने किए होंगे, बट कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे लिए वो हैप्पीनेस है कि मैंने मेरा किया हुआ सेक्रीफाइस या मेरे सहन किए हुए डिस्कम्फर्ट भी अब उसके लिए या मेरे लिए, दोनों के लिए एक हैप्पीनेस को क्रिएट करते हैं। तो करेक्ट प्लेजर है एक मैम। टेम्परेरी है और हैप्पीनेस एक लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन है। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। प्लेजर टेम्परेरी है, हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन है। पेरेंट्स के डिसीजन कैसे इम्पैक्ट करते हैं? जो खुद ही मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं अपने कंफर्ट के लिए, वो बच्चों को कैसे सिखाएं? देखो, अभी आपने पिछले दिनों एक न्यूज़ सुनी होगी कि 3 लड़कियों ने यही गाजियाबाद का था कोरियन, शायद। हाँ, कोरियन गेम के चलते 3 लड़कियों सुसाइड ने कर लिया। सुसाइड कर लिया। ठीक है, फिर उन पेरेंट्स से बात हुई तो पेरेंट्स ने मोबाइल गेम्स को या हाई टेक्नोलॉजी को या एक जो ब्लेम कर आजकल, दिया। हाँ, ब्लेम कर दिया। टेक्नोलॉजीज़ तो इसकी जिम्मेदार नहीं है, टेक्नोलॉजीज़ तो आपको सपोर्ट भी कर रही हैं। आपको देखना है कि आपने उन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कैसे किया है, कैसे आप कर रहे हैं। पेरेंट्स अगर खुद ही आप सिर्फ रील स्क्रॉलिंग के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं या किसी ग्रोथ फैक्टर के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये वहीं पर डिफरेंस आ जाएगा कि जो आप कर रहे हो, फिर आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। करेक्ट है। ठीक है, अब उन लड़कियों की तो कोई गलती नहीं थी, लड़कियों की गलती थी क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को बार बार रिपीट किया, लेकिन वहाँ पे उससे पहले पेरेंट्स की गलती थी कि उनको पता ही नहीं चला कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। वो स्कूल से छुट्टियाँ लेके या स्कूल नहीं जा रहे हैं और तीनों एक गेम में लगे हैं।
तो हम ये कह देते हैं बहुत इजीली कि इन सब चीज़ों पे बैन होना चाहिए, दूसरे को ब्लेम करते हुए, या हम इसको एक गवर्नमेंट का डिसीजन बना लेते हैं। बट पेरेंट्स को खुद भी तो सोचना चाहिए कि वो कैसे इन टेक्नोलॉजीज़ हम का अपने बच्चों इस्तेमाल से कर रहे हैं। इंटरकनेक्टेड तो रहें कम से कम। हाँ, तो वो करेक्ट कैसे, है ये मैम। ना अपना रिलेशनशिप की बात है कि आप अब तो साथ वाले रूम में भी अगर बच्चा या बच्चे बैठे हैं, पेरेंट्स तो उनको मोबाइल पे मैसेज करके बुला रहे हैं या कॉल करके बुला रहे हैं। इतना ज़्यादा इतना यूज तो हो गया है। रिलेशन थोड़ा अफेक्ट हो गया इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते करते। ये ना एक बैड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है। अब यही टेक्नोलॉजी ये नहीं है कि ये आज ही आई है, ये पहले भी थी। ये राम और रावण के समय में भी थी। दोनों के पास फुल ऑफ एआई नॉलेज थी, दोनों के पास इतनी सिद्धि थी, लेकिन ये सबके सामने है कि राम ने उन सिद्धियों का कैसे यूज़ किया और वो किस तरह से अपने उस गोल तक पहुंच पाए, और रावण ने कैसे किया। यही है, आप टेक्नोलॉजीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते, ये तो हमें ग्रोथ भी दे रहा है करेक्ट ना। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हाँ टेक्नोलॉजीज़ की ही गलती है, ये बैन हो जाना चाहिए। खुद के साथ अवेयर रहना चाहिए, करेक्ट हाउ टू यूज़ इट। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू आयुष, एंड आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। हम फिर मिलेंगे। ज़रूर।